अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसको हमने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे लंग्स और रेस्पिरेशन के बारे में, लंग्स के बारे में, ऑक्सीजन कैसे फूड के साथ रिएक्ट कर रही है, रिलीज कैसे हो रही है एनर्जी, वेयर डू प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन गो, रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, इसका फर्स्ट वाला टॉपिक जो है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बारे में आज पढ़ेंगे हम कि ब्रीथिंग क्या है। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो है उसके जरिए एयर हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होती है। नॉस्ट्रिल्स नाक के जो हमारे खुराक है जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, उसके जरिए जो हवा है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। द नॉस्ट्रिल्स लेड इनटू नेजल पैसेज और नेजल कैविटी। हमारे पास ये जो नेजल पैसेज आपको नजर आ रहा है, इसके जरिए जो नोस्ट्रिल जो है इसको लेड करती है, यहाँ से फिर हवा जो है वो गुजरती है। डस्ट एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा आर ट्रैप्ड बाय द एयर एंड म्यूकस इन द नेजल पैसेज। हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर के साथ और जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल हैं उनका ये रोल है कि वो डस्ट और बैक्टीरिया को वहां ट्रैप कर लेते हैं। एंड म्यूकस इन द नेजल पैसेज। द एयर इज ऑल्सो वार्म एंड मॉइस्चर इन द नेजल पैसेज। इसके अंदर हवा जाके मॉइस्चर हो जाती है, वार्म हो जाती है और फिर वो आगे गुजरती है ताकि हमारी जो नाली है, नेक्स्ट जो पैसेज है, उसको कोई इफेक्ट ना हो। From here, air is passed to windpipe और trachea through larynx और voice box। यहाँ से एयर जो है वो कहाँ से गुजरती है? विंडपाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, उसके बाद वो लैरिंक्स, यहाँ से लैरिंक्स और यहाँ से फिर वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो द ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज इन द लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। एयर पैसेज की जो ओपनिंग है लैरिंक्स में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लोटिस भी नजर आ रहा है, साथ साथ आप ये डायग्राम देखते जाए, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन इन्होंने शो किया हुआ है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आ सकती है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन को ड्रॉ करें। ठीक हो गया? Which has a lid called epiglottis। ग्लोटिस के साथ एक लीड है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये आपको उन्होंने शो की हुई है। The epiglottis prevents food from entering the trachea। अब जो हमारे पास एपिग्लोटिस है वो क्या चीज को प्रिवेंट करती है? वो प्रिवेंट करती है कि खाना जो है वो दूसरी नाली में ना जाए, वो ट्रैकिया की तरफ ना जाए। ठीक हो गया? ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो टू ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, जिसका सिंगुलर क्या है? ब्रोंकस। ठीक हो गया? यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ ये ट्रैकिया है और यहाँ से ट्रैकिया दो हिस्सों में बांट हो रहा है और जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं और जिसका सिंगुलर क्या है? ब्रोंकस। द ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई जो है वो एयर को लंग्स में कैरी कर रहा है। वन ऑफ ईच लंग। The walls of trachea and bronchi bear cilia and have mucus। ट्रैकिया की जो वॉल्स है और जो ब्रोंकाई है उसके अंदर सीलिया है और म्यूकस है, विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, जो डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर द ब्रोंकाई ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है वो नेक्स्ट फर्दर उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। ईच ब्रोंक्यूल एंड्स इन अ ग्रुप ऑफ एयर सैक्स और एल्वुलाई। एक जो हमारे पास ब्रोंक्यूल है वो एंड हो रहा है किसमें? ग्रुप ऑफ एयर सैक में, या जिसको क्या कहते हैं? एयर सैक भी कह सकते हैं या फिर हम एल्वियोलाई भी कह सकते हैं। एल्वियोलाई का सिंगुलर क्या है? एल्वियोलस। ठीक है? द लंग्स लुक लाइक स्पॉन्जेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। लंग्स जो है हमारे पास वो एक स्पॉन्ज लाइक उनका अपीयरेंस है, वो दिखने में स्पॉन्ज की तरह है क्योंकि उनके अंदर एल्वियोलाई मौजूद है। किस वजह से उनकी अपीयरेंस जो है वो स्पॉन्जी है? क्योंकि उनके अंदर एल्वियोलाई है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर फाउंड इन लंग्स। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई
प्रेजेंट है, पाए जाते हैं। मिलियंस यानी कि बहुत ज्यादा लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मौजूद है। दे आर सराउंडेड बाय थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई जो है उनको बहुत सारे नेटवर्क, थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में गिरा हुआ है। ठीक है भाई, ये आपको ब्लड सप्लाई दिखाई गई है एल्वियोलाई में। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा एयर सैक्स हैं और एल्वियोलाई जो है वो भी आपको शो करवाए गए हैं। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई। गैसियस एक्सचेंज जो है वो किसके अंदर हो रहा है? एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसकी आपको फिगर दिखाई गई है 2.3। ब्लड सप्लाई टू एल्वियोलाई। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। हमारे पास जो एयर में ऑक्सीजन मौजूद है वो डिफ्यूज हो रही है ब्लड के अंदर। किसकी वजह से हो रही है? एल्वियोलाई की वॉल्स की वजह से वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो रही है ऑक्सीजन जो हवा से हमें मिल रही है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स डिफ्यूजेस आउट इनटू द एल्वियोलाई। उसी वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से जो कैरिड हुई है वो बॉडी सेल्स में डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूज आउट हो रही है एल्वियोलाई से। फ्रॉम द एल्वियोलाई इट पासिस आउट ऑफ द बॉडी। एल्वियोलाई के जरिए वो बॉडी से बाहर निकल रही है। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास आउट हो रही है एल्वियोलाई के जरिए। तो आपने ये देखा कि कैसे ब्लड सप्लाई के जरिए ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही है और ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही है। ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन सप्लाइज ईच ऑफ द बॉडी सेल्स विद ऑक्सीजन। ब्लड जो है सर्कुलेशन सप्लाईज के दौरान बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन और collects carbon dioxide produced inside during oxidation of food। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है सेल्स में ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद है जी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का हमारे पास मैकेनिज्म क्या है ये देखेंगे हम। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर को लेते हैं, ठीक है, अंदर हमारे सांस जा रहा है। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स। अब हमारी जो रिब मसल्स हैं वो पुल हो रही हैं और रिब्स अप हो रही हैं। ठीक है, एंड आउट, रिब्स अप एंड आउट एंड चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स। और हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड फ्लैटन्स। The space inside the chest cavity becomes larger। जो चेस्ट कैविटी के अंदर हमारी स्पेस है वो बढ़ रही है। इसकी आपको समझ इस डायग्राम से आएगी। नीचे उन्होंने ये डायग्राम दी हुई है। एज अ रिजल्ट एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। जब हमारे लंग्स के अंदर हवा दाखिल हो रही है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस का जो रिवर्स है यानी एयर जो है वो निकल रही है लंग से, उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की ये डायग्राम दिखाई गई है। ये पहली डायग्राम जो है ये हमारे पास इंस्पायरेशन की है, दूसरी एक्सपायरेशन की है। सबसे पहले इंस्पायरेशन की देख लेते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्पायरेशन जो है एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर हवा दाखिल हो रही है, यहाँ से हवा दाखिल हो रही है। रिब मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। डायफ्राम जो है इसको भी आप देख सकते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और जो लंग्स हैं वो लंग्स हमारे पास एक्सपैंड हो गए, फूल गए हैं। एक्सपायरेशन जब होगी तो हवा जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, रिब मसल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, हमारे पास जो लंग है हमारे वो सिकुड़ जाएंगे। ये था हमारा आज का मैकेनिज्म। और नेक्स्ट है हमारे पास द पाथवे दैट द एयर फॉलोज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में उन्होंने हमें दिखाया हुआ है पाथवे जिसके जरिए जो एयर इन एंड आउट, यहाँ से एयर दाखिल हो रही है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से ब्लड के कैपिलरीज के जरिए नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, एल्वियोलाई की वॉल्स के जरिए। और यहाँ से जब एयर इन यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एल्वियोलस के जरिए यहाँ से दाखिल हो रही है और यहाँ से ये
एल्वियोलाई की मदद से रिलीज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और ये जो है हमारे पास इसका पूरा इन्होंने डायग्राम शो कर दिया है। तो रेस्पिरेशन आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, इसकी कितने टाइप्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। ब्लड जो है सर्कुलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिस्म के हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान। In the cell of our body, in the cells of our body, oxygen reacts with food, glucose molecules to convert them into carbon dioxide and water, along with release of energy in form of ATP. ATP किस चीज का है? एब्रीविएशन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल जिसको भी हम कहते हैं, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और उनको किस चीज में कन्वर्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। और उसके साथ ही एक एटीपी यानी कि एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। एटीपी किस चीज का एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का जो है ये रिएक्शन के तौर पे सीरीज ऑफ रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है। ईच ऑफ विच इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। और हर एक रिएक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से फैसिलिटेट हो रहा है। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन के हमारे पास टू टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है? द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो खुराक है, जो फूड है वो ब्रोक डाउन हो रही है, ब्रोकन डाउन हो रही है एनर्जी रिलीज करने के लिए, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसको क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ये C6H12 और O6 जो है ये ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्रोड्यूस क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी क्या है हमारे पास? एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास एनर्जी है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ऑफ द सेल्स इन ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड आवर ओन बॉडीज। एज प्लांट्स में, एनिमल्स में और हमारे अपने जिस्म के सेल्स में। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने देख लिया एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? The breakdown of food substances का breakdown in the absence of oxygen, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। एरोबिक में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनारोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो प्रोसेस हो रहा है इसका फूड सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हो रहा है। दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत कम रिलीज होगी। तो यीस्ट रेस्पायर्स एरोबिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट जो है हमारे पास, इसको खमीर भी बोलते हैं हम लोग, वो एरोबिकली रेस्पायर करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट कैन ऑल्सो रेस्पायर एरोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एरोबिकली रेस्पायर भी कर सकता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर। यीस्ट के अंदर जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब जो यीस्ट है उसके प्रोडक्ट क्या है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ग्लूकोज है हमारे पास और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एथेनॉल, ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज हो गया। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोडक्शन की वजह से द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट
इसके अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या कहलाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहलाती है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर मसल्स नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, हमारे जो मसल्स हैं वो नॉर्मली एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। When we run fast, जब हम बहुत तेज भागते हैं, enough oxygen is not available for the muscle cells to respire aerobically, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इतनी नहीं मौजूद होती कि हमारे मसल सेल्स जो है वो एरोबिकली रेस्पायर कर सकें, सांस ले सकें। और मसल रेस्पायर एंड एरोबिकली तब वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पायर कर रहे हैं। लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोडक्ट है। ग्लूकोज है हमारे पास और ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रही है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और उसके साथ क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लैक्टिक एसिड दस प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ होता है वो लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है, विच कन्वर्ट्स इट बैक इनटू ग्लूकोज। वो लीवर में ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और वहां से वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज है वो आपको पेपर में इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप इस काबिल हैं कि आप इसमें डिफरेंस लिख सकें। तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी की अमाउंट है वो स्मॉल है, यानी एनर्जी कम रिलीज हो रही है। एनारोबिक में कम रिलीज हो रही है और एरोबिक में ज्यादा रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन मसल्स। लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट, और यीस्ट में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ये। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाती हूँ आपने इसको भी साथ टाइप करते जाना है, साथ साथ आपने इस डायग्राम को भी देखते जाना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एसेंशियल सब्सटेंसेस इन एवरी सेल टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज। जो जानदार हैं उन्हें बहुत सारे जरूरी सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं अपने सेल्स में, ताकि वो बहुत सारी जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो कैरी कर सकें। दे आल्सो नीड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मैटर्स प्रोड्यूस्ड इन ईच सेल। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस बात की भी जरूरत होती है कि उनके सेल्स के अंदर जो वेस्ट मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उससे वो छुटकारा हासिल करें, वो वेस्ट जो है वो निकल जाए उनकी बॉडी से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल, कोई भी ऐसे जिनके अंदर एक सेल मौजूद है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज अचीव्ड सिंपली बाय डिफ्यूजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो ये जो वेस्ट मैटर है वो कैसे रिलीज हो जाता है, ये डिफ्यूजन के जरिए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उनको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, इसको अंडरलाइन कर लें, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। As a system, transport system can be defined as a system by which materials are carried from one part of the body to an other. ऐसा सिस्टम जिसमें मटेरियल्स जो हैं वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, कैरी किए जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। A system that works for transport of material in our body, ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए काम करता है। जो ये काम करता है कि हमारे बॉडी का जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे आपको हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आ रहा है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट कर रहा है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है? हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे और ब्लड पे। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो हमारा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसमें इंक्लूड है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड इज अ फ्लूइड विच सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है, पूरे जिस्म में घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहा है। ब्लड सर्कुलेट इन टू टाइप्स ऑफ वेसल्स। ब्लड जो है वो दो किस्म की वेसल्स में सर्कुलेट कर रहा है। वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल आर्टरीज, एक किस्म की जो ब्लड वेसल्स हमको हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक हो गया? टेक्स द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू ओवर द बॉडी। आर्टरीज का क्या काम है? इसको आप अंडरलाइन कर लें। आर्टरीज का ये काम है कि वो ब्लड को हार्ट से निकालता है और पूरे जिस्म में वो उसको सर्कुलेट कर देता है, पूरे जिस्म में भेजता है उसको हार्ट से निकाल के। द अदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज वेन्स। दूसरी टाइप जो ब्लड वेसल की है वो है वेन्स। वेन्स ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। वेन्स का क्या काम है कि वो पूरे जिस्म का जो खून है, ब्लड है, उसको हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, उसको हार्ट में लेके जाते हैं। तो इसका ब्लड सर्कुलेशन में सबसे पहला जो हमारे पास है वो हार्ट है। तो आज हमने ये भी डिस्कस करना है हार्ट क्या है, हमारा दिल क्या है, ठीक है? तो हार्ट का आपने जो अक्सर लोग हार्ट की शेप बनाते हैं वो हार्ट नहीं है, दरअसल हमारा असल में हार्ट ये है जो हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है ना? हार्ट द ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट। ऐसा ऑर्गन जो खून को पंप करता है ब्लड वेसल्स में उसको कहते हैं हार्ट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करना है, इसकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। वेयर इज हार्ट लोकेटेड? हार्ट कहाँ पे मौजूद है हमारे जिस्म में, कहाँ पे मौजूद है? पुट योर हैंड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपने हाथ को, ये आपकी एक्टिविटी है अभी के लिए, अपने हाथ को अपनी लेफ्ट साइड की जो चेस्ट है उसकी अपर साइड पे रखें, ठीक है? डू यू फील समथिंग बीटिंग? क्या आपको कुछ धड़कता हुआ महसूस हुआ? आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको महसूस हुआ है या नहीं हुआ। द ऑर्गन विच इज बीटिंग इन इज योर हार्ट। जो ऑर्गन आपको धड़कता हुआ महसूस हुआ है उस हाथ के नीचे वो आपका हार्ट है, वो बीट कर रहा है, बीटिंग कर रहा है। व्हाट इज द शेप ऑफ हार्ट? अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि जो हार्ट है उसकी शेप क्या है? द हार्ट इज समवट कोन शेप। हमारे पास नीचे फिगर दिखाई गई है, कोन शेप के है कुछ। द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट। इसका साइज क्या है? हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है। हमारी एक आप अपने हाथ की जो मुट्ठी है उसको बंद करें तो जो आपकी मुट्ठी का साइज है उस साइज का आपका दिल है, ठीक हो गया? इट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है बिटवीन टू लंग्स। दो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके दरमियान में ये प्रेजेंट है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, पूछा जा सकता है कि हार्ट इज ए डैश ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ थिन डबल लेयर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। हार्ट जो है एक थिन डबल लेयर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। यहाँ पे आपको हार्ट दिखाया गया है, इसकी ये जो बड़ी सारी एक आपको वेन टाइप कुछ नजर आ रहा है। ये हमारे पास एयोर्टा है, ये राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, ये हम पढ़ेंगे। पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नेक्स्ट हम इनके सबके फंक्शन भी पढ़ेंगे कि एयोर्टा क्या है और ये आर्टरी क्या है, लेफ्ट आर्टरियम क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरनली द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरिया। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं उनको आर्टरिया कहते हैं। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स
कहलाते हैं। जैसे ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो ऊपर वाला है वो आर्टरिया कहलाते हैं। ये देखो लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, ठीक हो गया। The arteria are divided into left atrium and right atrium. The ventricles are also divided into right ventricle and left ventricle. ये मैंने पिछले में आपको बता चुकी हूँ। आर्टरिया और थिन वॉल चैम्बर का एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। आर्टरिया जो है वो थिन चैम्बर है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो है वो थिक है और आर्टरिया जो है वो थिन है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल। जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल से ज्यादा थिक है। The left atrium opens into the left ventricle. जो हमारे पास लेफ्ट आर्टियम है वो किसके अंदर ओपन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है। The right atrium opens into the right ventricle और जो राइट आर्टियम है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है। The flow of blood from artery to ventricle is regulated by valves which present the back flow of the blood। तो जो ब्लड का फ्लो है आर्टरिया से वेंट्रिकल्स की तरफ वो कैसे रेगुलेट हो रहा है? तो उसके अंदर ब्लड में बैक फ्लो के प्रिवेंट के लिए वेल्व्स लगी हुई है। हार्ट के अंदर वेल्व्स लगी हुई है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड जो है आर्टरिया टू वेंट्रिकल वो रेगुलेट हो रहा है। तो उसके आगे हमारे पास है जी वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ हार्ट देख लेते हैं। द राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्टरियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या चीज है? ब्लड विद लेस ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो टू वेन्स वो राइट आर्टरियम से रिसीव हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेन्स के जरिए। वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी, एक वेन जो है वो ब्लड कैरी कर रही है बॉडी के अपर पार्ट से, ऊपर वाले हिस्से से, एंड अदर फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। और दूसरी वेन जो है वो जिस्म के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को कैरी कर रही है, रिसीव कर रही है। द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही है जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है। ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। फ्रॉम द लंग्स, और वो कहाँ से रिसीव कर रही है? वो लंग्स से रिसीव कर रही है। बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। दोनों आर्टरिया जो है वो एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं एंड पंप द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। और ब्लड को पंप कर रही हैं लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। एक ही टाइम में दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पंप कर रही हैं और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ पंप कर रही हैं। द टू वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। इसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंप्ड टुवर्ड्स द ऑल बॉडी पार्ट्स। इस दौरान, इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी की तरफ पंप हो रहा है। पूरी बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स उनकी तरफ पंप हो रहा है एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के अलावा तमाम बॉडी पार्ट्स में वो पंप हो रहा है। सो द मेन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा। जो मेन आर्टरी है एओर्टा, जो सबसे बड़ी आर्टरी है, मैंने आपको दिखाई थी, हार्ट की शेप में बनी हुई है। एंड द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है वो पंप टुवर्ड्स द लंग, और वो लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो तमाम बॉडी पार्ट्स में जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, और जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो पंप होके लंग्स की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे। ब्लड द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से अवे करती हैं, कैरी ब्लड अवे, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं निकाल के, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन दिखाया गया है ब्लड वेसल का एक डायग्राम के जरिए। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम को देखते हैं। एओर्टा इज द मेन आर्टरी। मेन आर्टरी हार्ट में कौन सी है? एओर्टा। इट
ब्रांचेस टू फॉर्म स्मॉल आर्टरीज। इसके नेक्स्ट फर्दर स्मॉल आर्टरीज बनती हैं, द आर्टरीज ब्रांच अगेन टू फॉर्म आर्टरियोल। और आर्टरीज को फर्दर जब ब्रांच करते हैं, डिवाइड होती हैं वो आर्टरियोल्स में। द आर्टरियोल्स डिवाइड एंड बिकम टीनी वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। और आर्टरियोल्स डिवाइड होती हैं, क्या बन जाती हैं, टीनी वेसल्स बन जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। स्टूडेंट, ये जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ याद करने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हर लाइन में कोई डेफिनेशन बन रही है, कोई एमसीक्यूज बन रहा है। अब आपको पूछा जा सकता है आर्टरीज क्या है, आर्टरियोल्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, वेन्यूल्स क्या है, हार्ट बीट क्या है, ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल कितनी टाइप्स की है। इस तरह के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से देखें आपके कितने क्वेश्चन निकल आए। तो इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है। Capillaries provide a large surface area for exchange of material between the blood and tissue. कैपिलरीज जो है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मटेरियल है ब्लड और टिश्यूज के दरमियान वो एक्सचेंज हो सके। कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। कैपिलरीज जो है वो दोबारा से यूनाइट हो रही हैं, छोटी छोटी वेन्स बनाई हुई है, जिनको हम क्या कहेंगे, वेन्यूल्स। द वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म बिगर वेन्स। वेन्यूल्स जो है जब वो जुड़ती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, बड़ी बड़ी वेन्स बनाती हैं, बिगर वेन्स बनाती हैं। द वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। और ये वेन्स जो है ये ब्लड को कैरी करती हैं, वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, वापस दिल में लेके जाती हैं। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड है, उनकी वॉल्स बहुत थिक है। व्हेन एन आर्टरी कंस्ट्रिक्ट, एक आर्टरी जब कंस्ट्रिक्ट होती है, इट्स ल्यूमेन स्पेस बिकम्स नैरोअर। उसकी जो स्पेस उसके अंदर है वो कम हो जाती है, एंड लेस ब्लड फ्लोस थ्रू इट इन अ गिवन टाइम। और एक दिए हुए वक्त में उसमें से जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम होता है। ठीक हो गया। आर्टरीज हैव नो वेल्स। आर्टरीज के अंदर वेल्स नहीं होती। इन प्लेस वेयर द आर्टरीज आर क्लोज टू द स्किन, जहां पर आर्टरी स्किन से क्लोज होती है, सच एज रिस्ट, जैसे कि हमारी कलाई पे। वन कैन फील द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज एज पल्स। वहां पे आपको एक पल्स के तौर पे जो एक्सपेंशन है वो फील हो रही होती है। ठीक है। द पल्स टेल्स अस द रेट ऑफ हार्ट बीट। वहां हम पल्स से हार्ट बीट का रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम दिखाई गई है, ये हमारे पास सिस्टमैटिक आर्टरीज हैं और ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज हैं। ये आपको लेग वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है। नीचे वाले हिस्से में ये वेन्यूल्स हैं। वेन्यूल्स में क्या पड़ा था कि कैपिलरीज जब रीयूनाइट होती हैं, छोटी छोटी वेन्स बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। ये सिस्टमैटिक वेन्स हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम है। ये हार्ट की आपको शेप दिखाई गई है। ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में जो है ये अयोटा है आपके पास, ये चीज। ठीक है। और ये जो है हमारे पास कैपिलरी बेड ऑफ लंग वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स। ये हमारे पास लंग्स दिखाए गए हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। वेन्स रिटर्निंग ब्लड फ्रॉम आर्टरीज और एंटीरियर बॉडी पार्ट्स। ठीक है। वेन्स जो है ब्लड जो है वो वापस कर रही है एंटीरियर बॉडी पार्ट से, और यहाँ से आर्टरीज जो है वो ब्लड को सप्लाई कर रही है एंटीरियर बॉडी पार्ट्स को। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। ब्लड जो है आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है। व्हेन द ब्लड रीच अ वेन, जब ब्लड जो है When the blood reaches a vein, जब ब्लड एक वेन में पहुंच जाता है, it flows slowly and smoothly, फिर वो बहुत आहिस्ता से फ्लो करता है, आहिस्ता से गुजरता है। So the walls of veins need to be as thick and muscular as those of arteries। तो जो वेन्स की वॉल्स हैं उनको जरूरत होती है कि वो थिक हों और मस्कुलर हों, जैसे आर्टरीज की वॉल्स हैं। वेन्स हैव लार्जर ल्यूमन। वेन्स के अंदर लार्जर ल्यूमन है। ल्यूमन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ल्यूमन का मतलब स्पेस। तो वेन्स के अंदर लार्जर ल्यूमन है बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव इंटरनल वेल्स टू प्रिवेंट दैट फ्लो ऑफ ब्लड। तो बहुत सारी वेन्स जो है उनके अंदर इंटरनल वेल्स लगे हुए हैं जो प्रिवेंट करते हैं ताकि ब्लड जो है वापस फ्लो ना करे। कैपिलरीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज जो है वो बहुत ही पतली
वॉल्ड वेसल्स है, बहुत पतली दीवारें हैं उनकी, थ्रू व्हिच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद इंटरनल टिश्यू टेक प्लेस, जिनके अंदर से मटेरियल जो है एक्सचेंज हो रहे हैं ब्लड और टिश्यूज के दरमियान से। ठीक हो गया, आज हमने ये ब्लड वेसल्स का पढ़ा है और इसी के अंदर हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के दरमियान डिफरेंस भी हम आज ही करेंगे। हो गया, सबसे पहले है आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज जो है वो ब्लड को ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती है, हार्ट में लेके जाती है ब्लड को। कैपिलरीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड सेल्स। जो कैपिलरीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है कैपिलरीज मटेरियल्स को, ताकि बॉडी सेल्स और ब्लड सेल्स के दरमियान के मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। आर्टरीज थिक वॉल्ड वेसल्स हैं, वेन्स थिन वॉल्ड हैं और कैपिलरीज वेरी थिन वॉल्ड की, बहुत ज्यादा पतली। आर्टरीज फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर। आर्टरीज जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को फेस कर रहे हैं। वेन्स फेसिंग लो ब्लड प्रेशर। वेन्स जो है वो लो ब्लड प्रेशर को फेस कर रहे हैं और कैपिलरीज ऑल्सो फेसिंग लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, आर्टरीज हाई ब्लड प्रेशर को फेस कर रहे हैं, वेन्स और कैपिलरीज लो ब्लड प्रेशर को फेस कर रहे हैं। आर्टरीज हैविंग नो वेल्स। आर्टरीज में कोई वेल्स नहीं होती। वेन्स है वेल, वेन्स में वेल होती है और कैपिलरीज में नहीं होती। आर्टरीज कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट होता है बॉडी सेल्स के लिए। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो वाला ब्लड कैरी नहीं करती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, आपको एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि कौन सी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद है जी वेन्स रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वेन्स जो है वो ब्लड वापस रिटर्न कर रही है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सब पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है इसको आपने मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स। कैपिलरीज जो है ये प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है सेल्स को, और क्या कलेक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट जो है सेल्स में से वो वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर रही है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीजेस है, बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो द कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स आर, जो आम है, बहुत ही आम है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बीमारियां वो कौन कौन सी हैं। कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड एस्थमा। वो है हमारे पास कॉमन कोल्ड, निमोनिया और एस्थमा। आज हम इन तीनों बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इनकी सिम्टम्स क्या है और ये क्यों हो रही है। इस सब के बारे में जो आज हमारे सिलेबस में जो होगा इसके मुताबिक वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे ज्यादा आम जो बीमारी है, इन्फेक्शियस यानी कि उसमें इन्फेक्शन जो होने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस है, वो है कॉमन कोल्ड। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। ये बहुत ही वायरल इन्फेक्शन है। इट सिम्टम्स आर, इसके सिम्टम्स क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉमन कोल्ड है। उसके सिम्टम्स होते हैं, कोई भी बीमारी है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसकी कुछ अलामात होती हैं जिनके जरिए हमें पता चल जाता है कि हमें वो बीमारी है या नहीं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, कफ,
sore throat, runny nose, nasal congestion and sneezing। इसमें ये हो सकता है कि हमें खांसी होगी, हमारा गला खराब होगा, हमारी नाक बहने लगेगी, हमें छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन कोल्ड के हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक बात बताती चलूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपको ये भी आ सकता है कि राइट सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। तो इस तरह कुछ भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है एग्जामिनर। तो आपने इन सब चीजों को, इनको रट्टा नहीं लगाना है बल्कि समझ के हर चीज को, ठीक हो गया, समझना है आपने। जब हम हैं समझाने वाले तो आपको क्या टेंशन है पढ़ते हुए, ठीक हो गया। तो ये सिम्टम्स हमें पढ़ ली है। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम is thorough and regular washing of hands, getting rest and using liquids in diet। तो सबसे जो आसान और अच्छा तरीका है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं वो क्या है कि अपने हाथों को रेगुलर वॉश करें, गेटिंग रेस्ट आराम करें, यूजिंग लिक्विड्स एंड डाइट्स। हमें अपनी डाइट में, हमारी खुराक में हमें लिक्विड चीजों का ज्यादा यूज करना चाहिए, पीने वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें। There is no proper medicine for common cold। कॉमन कोल्ड की कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। If the symptoms persist, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको कुछ शो हो रहे हैं जिनसे आपको लग रहा है कि आपको कॉमन कोल्ड है, जो सिम्टम्स हम पहले बता चुके हैं, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, नेजल कंजेशन एंड स्नीजिंग, अगर इनमें से आपको कोई सिम्टम्स हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से राब्ता करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है? इट इज एन अदर कॉमन इलनेस विच अकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स। ये एक और बीमारी है, बहुत आम है। ये किन एज वाले लोगों में अकर हो रही है, किन एज के लोगों में ज्यादा हो रही है, ठीक हो गया। तमाम ऑल एज ग्रुप्स, तमाम हर किस्म की एज के लोगों में ये बीमारी हो रही है। न्यूमोनिया इज अ लंग्स डिजीज। ये फेफड़ों की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर लें। न्यूमोनिया इज अ लंग डिजीज। ये फेफड़ों की बीमारी है। ये आपसे पूछा जा सकता है न्यूमोनिया इज अ डैश डिजीज, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लंग्स की डिजीज है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है डैश इज अ लंग्स की डिजीज, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी कास्ड बाय, ये किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी हो रही है। सिम्टम्स क्या है इसके सिम्टम्स है जी कफ, चेस्ट पेन, फीवर एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके सिम्टम्स हैं जी खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी, यानी सांस मुश्किल से आता है, सांस आने में मुश्किल पेश आती है, ठीक हो गया। ड्यूरिंग न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के दौरान, ठीक है, इसको आपने न्यूमोनिया नहीं पढ़ना, पी आपने इसका नहीं पढ़ना, इसका पी साइलेंट है, इसको न्यूमोनिया पढ़ना है, न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो न्यूमोनिया पढ़ लेते हैं या कुछ ऐसा भी, तो ऐसा आपने बिल्कुल ही नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। इसका पी हमारे पास साइलेंट है, इसको न्यूमोनिया ही पढ़ना है। द एल्वियोलाई आर फील्ड विद अ फ्लूइड। एल्वियोलाई जो है वो एक फ्लूइड से फील हो जाता है, जिसको हम पस भी कहते हैं, पीप बढ़ जाना, ठीक है, विच प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द ब्लड एंड मेक्स इट पेनफुल, जिसकी वजह से, उस पस की वजह से, उस फ्लूइड की वजह से जो फील्ड हो गया एल्वियोलाई के अंदर, वो ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है। जब वो रुकावट पैदा कर रहा है तो उसकी वजह से जो हम सांस ले रहे हैं वो पेनफुल हो जाता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, उसमें हमें पेनफुल हो जाता है, ब्रीथिंग पेनफुल हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? जब एल्वियोलाई जो है वो पस से फिल हो जाता है, फ्लूइड से फिल हो जाता है। न्यूमोनिया इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एज एडवाइज्ड बाय द फिजिशियन। न्यूमोनिया को कैसे ट्रीट किया जाता है? ये एंटीबायोटिक्स है ट्रीट किया जाता है, लेकिन इससे कोई एंटीबायोटिक नहीं है, बल्कि आपका फिजिशियन, आपका जो डॉक्टर है वो जैसे आपको कहेगा, वो जैसे आप कंसल्ट करेगा, आपने वही मेडिसिन यूज करनी होती है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूंगी, आपको कोई भी लेक्चर दिया जा रहा है तो आपने उसकी रीडिंग को गौर से सुनना है, सिर्फ आपने उसको समझना ही नहीं है, बल्कि आपने वर्डिंग को देखना है कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर
प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे, हिफाजती तदाबीर के तौर पे, वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अवॉइड जर्म्स, अपने हाथों को बार बार वॉश करें, धोएं, ताकि हमारे जो जरासीम है हाथों पे वो खत्म होते रहें जरासीमों से बचने के लिए। यूज टिश्यू पेपर और हैंकरचीफ वाइल कपिंग, स्नीजिंग, खांसते या फिर छींक लेते वक्त, खांसी जब आपको आए या जब आपको छींक आए तो आपके पास या टिश्यू या फिर रुमाल होना चाहिए ताकि वो जर्म्स जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी आप खांसी लेते हैं और मुंह के आगे या हैंड या टिश्यू पेपर कुछ भी नहीं करते तो आपकी जो खांसी है या आपकी जो छींक है उसके जरिए जो आपके जर्म्स हैं, अगर आप बीमार हैं तो भी नहीं तो जो आपके जर्म्स हैं वो हवा में मुंतकिल हो रहा है। अगर आपके पास कोई नहीं भी है लेकिन वो हवा में इन्वायरमेंट में वो जर्म्स चले गए हैं तो उसके जरिए जब भी वहां पे कोई इंसान गुजरेगा या जो भी है पास से गुजरेगा तो वो जर्म्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसलिए आपको हमेशा टिश्यू पेपर या रुमाल जो है वो यूज करना चाहिए कपिंग और स्नीजिंग के दौरान। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास एस्थमा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आपने सुना होगा, अक्सर लोगों को ये होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट ब्रीथिंग, इसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्थमा में आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉमनली इट इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू सब्सटेंसेस। ये ज्यादातर आमतौर पर ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, यानी कुछ लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल लोगों को मट्टी से एलर्जी होती है, वो जब गंदम पीसते हैं तो उसका जो उड़ता है बरूदा सा, ठीक है, वो जब उड़ता है तो अक्सर लोगों को डस्ट से भी एलर्जी होती है, उससे भी एलर्जी होती है। लेकिन जब भी गंदम की फसलों की कटाई हो रही होती है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में डस्ट और पता नहीं कौन कौन से पार्टिकल्स जो है वो उड़ रहे होते हैं तो अक्सर लोगों को उनसे भी एलर्जी हो जाती है। कुछ खानों से भी कुछ लोगों को कोई मखसूस खाने हैं उनसे एलर्जी हो गई है, या फिर तकिए के जो फीडर्स हैं उनसे भी एलर्जी हो सकती है। ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक विस्लिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड उन लोगों में ये एक सोचने की निशानी है कि जब वो सांस लेते हैं तो जैसे सीटी की आवाज आती है हल्की हल्की सी, जब वो सांस लेते हैं तो उस दौरान वो आवाज पैदा होती है। एस्थमा कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम पोलन, हाउसहोल्ड डस्ट एंड फीडर्स फ्रॉम पिलो। ठीक है, एस्थमा कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि हम खुद को ऐसे पोलन से, डस्ट से या पिलो के फीडर से, जिन चीजों से हमें लगता है कि हमें सीखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के लेक्चर्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ हो रहा है? इंसान के जिस्म में जो गैसेस का एक्सचेंज है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो उसमें जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलाई में या फिर ब्लड में? तो इसका ऑप्शन है एल्वियोलाई। ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू। ट्रैकिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। दो में डिवाइड किस में, कौन से दो में डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकाई में, वेन्स में, विलाई और रिब्स। तो इसका आंसर है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। द पार्ट ऑफ हार्ट विच रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। दिल का ऐसा हिस्सा जो लंग्स से ब्लड को, खून को रिसीव करता है, उसको क्या कहते हैं? उस हार्ट के उस पार्ट को क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो वो जो हिस्सा है, वो जो पार्ट है हार्ट का, उसको कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम ओपन्स इनटू। लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ पे जाके ओपन हो जाता है, कहाँ पे जाके खुलता है? ये जो आर्टरी है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में और आयोटा में। तो ये आयोटा में जाके खुलता है। इसमें आप हार्ट की जब शेप देखेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ है, आयोटा कहाँ है, राइट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। राइट आर्ट्रियम रिसीव्स। जो राइट आर्ट्रियम है ये क्या रिसीव करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ टाइप्स ऑफ ब्लड और नो ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन
पाई जाती है और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो राइट आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर, ऐसी ब्लड वेसल्स जो खून को हार्ट से दूर लेके जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? उन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्यूल्स। तो वो आर्टरीज हैं ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अवे लेके जाती हैं, ठीक है, वो क्या है? आर्टरीज। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और ब्लड वेसल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद है 8 MCQs। प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर डैश अलोंग विद एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है यीस्ट में जब होती है, खमीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है एनर्जी के साथ, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, लैक्टिक एसिड एंड वाटर। तो उसका प्रोडक्ट एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड टेक्स प्लेस इन, बॉडी टिश्यूज के अंदर जो मटेरियल का एक्सचेंज है और जो ब्लड है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है? आयोटा में, वेंट्रिकल में, वेन्स में या कैपिलरीज में? तो आंसर है कैपिलरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी ये चीज़ इनमें से है जो ब्लड क्लॉटिंग में एक अहम किरदार अदा करती है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बोन सेल्स। तो इनमें प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग अगर हो जाती है या जब भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पे एक अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनको ठीक होने में वह उनको मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चंस डिफरेंशिएट बिटवीन। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक क्या है? इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होती है रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, और एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये इसका प्रोडक्ट है, लेकिन एनारोबिक में लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में प्रोड्यूस होगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं यीस्ट में। उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें डिफरेंस बताना है। तो ऑक्सीजन इज़ अ वाइटल गैस नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, इस्तेमाल होती है। इन द ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन इज़ टेकन इन थ्रू रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के ज़रिए हम ऑक्सीजन जो है वो अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू सेल्स, और ब्लड स्ट्रीम के साथ जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वेयर इट पार्टिसिपेट्स इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, और वहाँ जाके ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट जनरेट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उनका रिजल्ट उसके रिजल्ट पे ये रिलीज होता है, और एनर्जी जनरेट जो न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी जनरेट होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो उसके रिजल्ट के तौर पे ये रिलीज होता है। इन द बॉडी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू लंग्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, और वहाँ से लंग्स में चली जाती है, और वहाँ से हम अपने जिस्म से एक्सेल आउट कर देते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीथिंग क्या है? इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, हवा को हम जब अंदर लेके जाते हैं अपने जिस्म के या बाहर लेके आते हैं, इनहेल या एक्सहेल करते हैं, तो गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। Respiration is a process to release energy from food during series of reaction, each of which is catalyzed by a specific enzyme. रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है
खुराक के ज़रिए, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है और उसमें कोई भी स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो कैटालाइज हो जाता है। इट टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ब्रीथिंग जो है ये लंग्स में, फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई मौजूद है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे हो रही है। द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। ब्रीथिंग का मेन पर्पस क्या है कि जिस्म को ऑक्सीजन देना और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में ज़्यादा है उनसे छुटकारा पाना, यानी उनको रिलीज कर देना। रेस्पिरेशन का क्या पर्पस है? ये है कि एनर्जी प्रोवाइड करना और पूरी बॉडी को एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी फॉर कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि जो भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कैरी कर सके, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे है ब्रीथिंग। रिब मसल्स इन द चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम प्ले की रोल इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इन एयर। ब्रीथिंग में जो हमारा रिब मसल्स हैं, हमारी जो पसलियाँ हैं और चेस्ट कैविटी में, ठीक है, उसके अंदर जो वो डायफ्राम है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग द एयर के। हम जब सांस को अंदर लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें डायफ्राम और रिब मसल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। रेस्पिरेशन में मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मसल्स का कोई रोल नहीं है और इनका मतलब कोई काम नहीं है। ब्रीथिंग में एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग एक्टिविटी। ब्रीथिंग एक्टिविटी में एंजाइम्स का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं, और वो इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ऑल द रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज जो हैं कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये हार्ट से जो ब्लड है वो दूर लेके जाती हैं, बाहर निकालती हैं। और इनकी जो ये क्या है, थिक वॉल्ड वेसल्स हैं, ठीक है। इनकी वॉल्स जो हैं, दीवारें जो हैं आर्टरीज की, वो बहुत ज़्यादा थिक है, मोटी हैं। फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को फेस करती हैं, ठीक है। तो हैविंग नो वेल्व्स, इनके अंदर कोई वेल्व्स नहीं पाए जाते। कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स। ऐसा ब्लड ये कैरी करते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और बाकी बॉडी सेल्स में वो लेके जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो उसके बाद है वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। वेन्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। ये पतली वॉल होती हैं इनकी और लो ब्लड प्रेशर को फेस करती हैं। इनके अंदर वेल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को रिटर्न करती हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट होता है। पल्मोनरी वेन के अलावा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, बाकी जो हैं वो पल्मोनरी वेन के अलावा बाकी वेन्स जो हैं वो ब्लड कैरी करेंगी, ब्लड को रिटर्न करेंगी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिलरीज आर टाइनी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये क्या है, छोटी हैं और इनकी वॉल्स जो है वो थिन हैं, ठीक है। दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे ये क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में और टिश्यूज़ में जो सराउंड कर रहे हैं उनको वो एक्सचेंज कर रहे हैं। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। इनके अंदर बहुत लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो इनमें कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स, और ये आर्टरीज और वेन्स के साथ कनेक्ट हुई हैं, ठीक है। कैपिलरीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंड वेस्ट रिमूवल। इसका काम क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हमारी बॉडी में उसको रिमूव करता है, और इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड बॉडी सेल्स। इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ब्लड और बाकी बॉडी सेल्स में जो है इसका एक्सचेंज करता है। उसके बाद है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर स्मॉल एयर सैक्स लोकेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो हमारे पास छोटे छोटे एयर सैक्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। दे आर द प्राइमरी साइट्स फॉर गैस एक्सचेंज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये प्राइमरी साइट्स हैं कि किस वजह से, किस लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो भी हम इनहेल एयर से अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, वो इसकी वॉल्स में डिफ्यूज़ हो जाता है, एल्वियोलाई की वॉल्स में, और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू, वो क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई की वॉल्स में डिफ्यूज हो जाता है और वहाँ से वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। द एल्वियोलाई स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है और थिन बैरियर फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के ज़रिए गैस एक्सचेंज को का बैरियर के तौर पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हमने देने हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में जिस्म के कौन कौन से हिस्से इन्वॉल्व होते हैं उनके नेम बताने हैं। सबसे पहले नोज है, माउथ, फेरेंक्स यानी थ्रोट हमारा गला, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स। तो ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं ये ब्रीथिंग सिस्टम में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच अकर्स इन मसल। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल्स में होती है तो उसके प्रोडक्ट्स जो हैं हमें क्या मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, लैक्टिक एसिड और एटीपी। एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है नेम डिफरेंट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के नेम बताने हैं। रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं। वेयर डज ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स, लंग्स में होता है। नेम डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के हमने डिफरेंट चैम्बर्स के नाम बताने हैं, तो उसमें 4 उसके चैम्बर्स हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।